हाय गाइस, नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने हिंदी पढ़ा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहला टॉपिक मैं सबसे बेसिक से शुरू करती हूँ कि हिंदी में वर्णमाला जो होती है वो कितनी होती है और कैसे हमें उनको पढ़ना चाहिए, कैसे हमें ध्यान रखना है, जो अधिकतर पेपरों में पूछी भी जाती है। कभी वर्ण पूछ लिया, कभी आपसे छोटी इकाई के बारे में, कभी खंडों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं वर्णमाला से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन देखिए आप इसकी कि क्या कह रहा है कि जब हम अपने भावों विचारों को प्रकट करने के लिए बोलते हैं तो हमारे मुख में अनेक ध्वनियाँ होती है। ठीक है, बिना ध्वनियों के तो हम बोल नहीं सकते हैं और इन ध्वनियों को सबसे छोटी ध्वनि या लिखित रूप में वर्ण कहलाता है। यानी कि जिन ध्वनियों से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, हम अपने विचारों को सामने प्रकट करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, तो वो जो है, वो जो ध्वनि जो है वो क्या कहलाती हैं, हमारी वर्ण कहलाती हैं। तो प्रत्येक वर्ण को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है और इन चिन्हों की लिपि चिन्ह भी कहते हैं। इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह की लिपि चिन्ह भी कहते हैं। जैसे कोई वर्ण है और वर्ण से वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि वर्ण को लिखने के लिए क्या होता है, तो इसका आंसर आप क्या देंगे, चिन्ह होता है। और चिन्ह को हम क्या संज्ञा दे सकते हैं, लिपि चिन्ह के नाम से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, फिर आपके सामने आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ठीक है, कि यानी कि ऐसी ध्वनियाँ जिनके हम खंड नहीं कर सकते, जिनको हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिनको हम बांट नहीं सकते, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वो हमारी वर्ण कहलाती हैं। देखिए जैसे अ, ई, क, ग, च, न, वो आदि। ठीक है, इसके बाद देखिए वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि वर्ण ध्वनि का कैसा रूप है, लिखित रूप है, मौखिक है कि अमौखिक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णों के सार्थक संयोजन से शब्द बनते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है कि वर्णों के सार्थक संयोजन से, संयोजन मीन्स होता है कि आपस में मिला देना। जब हम किन्हीं दो शब्दों को मिला देते हैं, दो वर्णों को मिला देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, वो शब्द बन जाता है। जैसे हमने लिखा जैसे हमने लिखा न और ल, अलग अलग लिखा, लेकिन जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, नल बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कि प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या और उच्चारण अलग अलग होते हैं। यानी कि भाषा जो होती है ना, वो व्यक्ति अपने अनुसार प्रयोग करता है, तो और अपने अनुसार ही उन वर्णों को वो प्रयोग करता है और इसीलिए उनकी रूप, उनकी संख्या, उनके उच्चारण अलग अलग भी होते हैं। ठीक है, आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अलग अलग होते हैं, कैसे उच्चारण की मात्रा अलग अलग होती है। अब देखिए इसके बाद आता है कि वर्णमाला, यानी कि वर्ण प्लस माला, यानी कि वर्णों का चिन्हित व क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ये क्वेश्चन अधिकतर आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो ये है वर्णों का निश्चित व क्रमबद्ध समूह हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। इसके बाद देखिए कि हिंदी की वर्णमाला स्वर हैं और आपके सामने ये व्यंजन है। हमें मुख्य क्या है, हमें ये ध्यान रखना है कि व्यंजन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं, हमें पेपर के टाइम पे नहीं याद रहती, तो हमें उनको याद रखना है। स्वर देखिए आ इ उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, अयोग बाह्य यानी कि अंग, यानी कि अनुसार, और अंगा यानी कि विसर्ग, यानी कि जिस अ में दो बिंदी, दो डॉट लगे होते हैं उसे हम विसर्ग कहते हैं, और अंग यानी कि आ के ऊपर यदि एक बिंदी है तो ये हमारे अनुस्वार कहलाता है। लेकिन हमें ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा। पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा, मानो आपको ये शब्द दे दिया, वो पूछेगा आपसे कि इसको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, या अयोगवाह कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसे हम अयोगवाह के नाम से भी जानते हैं। देखो अंग और अनुस्वार विसर्ग के नाम से तो हर बच्चा जानता है और बच्चे को पता भी होता है, बच्चा पढ़ता भी। लेकिन पेपर में क्या होता है, पूछा क्या जाता है पेपर में, अयोगवाह शब्द आपने नहीं पढ़ा होगा। तो इन दोनों शब्दों को, इन दोनों ध्वनियों को हम, यानी कि वर्णों को हम अयोगवाह के नाम से भी जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अगला है आपके सामने देखिए व्यंजन, यानी कि क ख ग घ ण। अब जो व्यंजन की जो पहली 5 हैं क्या कहते हैं, तो हम इनको, क को हम क वर्ग के नाम से जानते हैं, चा को हम च वर्ग के नाम से जानते हैं, टा वाली जो लाइन है हम उसको ट वर्ग के नाम से जानते हैं, और त वर्ग की हम त वर्ग के नाम से, प वाली लाइन को प वर्ग के नाम से। ये हमें ध्यान रखना, बहुत सिंपल है कि क ख ग घ ण हम पढ़ेंगे तो क वर्ग हो गया, च छ ज ज ज आई पढ़ेंगे तो हम च वर्ग हो गया, टा ठा डा ढा अणा पढ़ेंगे तो ट वर्ग हो गया, त थ द ध ना ना पढ़ेंगे तो त वर्ग हो गया, है ना। और प फ ब भ ना हम पढ़ेंगे तो ये हमारा क्या कहलाता है, प वर्ग कहलाता है। इसी प्रकार से हम आगे जाएंगे, य र ल व। अब ये जो य र ल व जो ध्वनियाँ है ना, यानी कि जो वर्ण है, इनको हम अंतस्थ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम, अंतस्थ के नाम से। और इसी के आगे देखिए सा, श, सा और ह, इनको हम किस नाम से जानते हैं, ऊष्म। तो पेपर में क्या होता है कि पेपर में ये ध्वनियाँ पूछी जाती हैं आपसे कि आपको ऊष्म कहेंगे, इनको स्पर्श संघर्षी कहेंगे या अंतस्थ कहेंगे, तो हम लोग भूल जाते हैं। तो इन तीनों तरह, इन चारों ध्वनियों को आपको ये ध्यान रखना है, या र लावा हमारे क्या कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं, और सा, श, सा और ह ये हमारे ऊष्म कहलाते हैं। और दो हमारे जो व्यंजन हैं नव विकसित व्यंजन, यानी कि ड और ढ, इनको उच्छिप्त की संज्ञा दी जाती है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है मुख्य रूप से कि यदि ड और ढ, देखिए ट वर्ग में दो यहाँ भी हैं, लेकिन यदि इनके नीचे पॉइंट नहीं है यानी कि बिंदी नहीं है तो ये उच्छिप्त नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। उस टाइम पर जब पेपर में क्वेश्चन आता तो हमें यही बिंदी ही कंफ्यूज कर देती है और हमारा आंसर गलत हो जाता है। ठीक, तो क्या करना है हमें, यदि बिंदी है उसके डा और ढ के नीचे तो उच्छिप्त व्यंजन है, और यदि बिंदी नहीं है तो वो ट वर्ग की श्रेणी में आएंगे। ठीक, अब इसके बाद अगला देखिए संयुक्त व्यंजन, यानी कि छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो इसमें क्या है, इसमें चारों ध्वनियों में, ये चारों ध्वनियाँ जो है, चारों जो वर्ण हैं, इनको हम संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं कि ये चारों आपस में किसी दूसरे शब्द के द्वारा मिलके बनी हुई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, त त्र बना हुआ है ना, तो ता प्लस रा। मैं आगे इसको और क्लियर कर दूंगी आपके, अभी आप बेसिक पढ़िए पहले। आगत ध्वनियाँ यानी कि आ, ज और फा। अब आगत ध्वनिया में देखिए ज और फा तो यहाँ भी है, देखिए अब ज आता है आपका च वर्ग में, फा आता है आपका प वर्ग में। लेकिन आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से आगत ध्वनि, मानो उसने ये दे दिया, ये दे दिया, सॉरी ये दे दिया, ये दे दिया, ये भी जा दे दिया, ये भी जा दे दिया, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, यदि जिस जा के नीचे पॉइंट यानी कि नुक्ता लगा हुआ है, इसको हम नुक्ता कहते हैं, यदि नुक्ता लगा हुआ है, क्योंकि ये दुनिया बाहर से आई हुई है, ये हमारी दुनिया नहीं है, नुक्ता लगा हुआ है तो हम उसे आगत ध्वनि, आगत ध्वनि का मतलब है कि बाहर से उधार ली हुई दुनिया है ये हमारी। ठीक है, ऐसी तो आ यानी कि डॉक्टर में जब हम भी आ का डंडा लगाते हैं, डॉक्टर है, और हम ऐसे फ्लॉस पर लिखते हैं तो आपने देखा होगा चंद्रबिंदी नहीं लगाते, हम केवल एक लाइन सी चंदा सा बना देते हैं, उस पर चंद्रबिंदी हम नहीं लगाते हैं। तो जा पर डॉट यानी कि नुक्ता, फ पर डॉट, नीचे नुक्ता आएगा, तो हमारा ये आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। हिंदी वर्णमाला को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ये तो सभी जानते ही होंगे, है ना। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी वर्णमाला को किस में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में। इसमें एक बात और ध्यान देनी है आपको, ये जो या, रा, लावा जो अंतस्थ हमारी जो ध्वनियाँ है ना, इसमें हमें ये क्वेश्चंस भी आते हैं, ये बहुत मुख्य रूप से पूछे भी जाते हैं। तो जो या और व यानी कि ये और ये जो वर्ण हैं दोनों, ये चारों वर्ण तो अंतस्थ कहलाते ही हैं, इसके साथ साथ या और व हमारे अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या कहलाते हैं, हमारे अर्ध स्वर। ठीक है, और इसमें अब बचा रा और ला। तो रा जो है वो हमारा क्या कहलाता है, ला हमारा लुंठित, यानी कि हम इसको किस नाम से पुकारते हैं, लुंठित स्वर, हमारा लुंठित व्यंजन हमारा पुकारा जाता है। और ला जो है हमारी, वो हमारी पार्श्विक ध्वनि के रूप में पुकारा जाता है। तो ये क्वेश्चंस अधिकतर आते हैं कि या और वा हमारे क्या हैं,
मैं फिर आपके बारे में रिपीट कर रही हूँ, अर्धस्वर के नाम से जानते हैं। ला हमारा पार्श्विक ध्वनि है और रा हमारा लुंठित ध्वनि है। ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसी क्रम में देखिए अब हम आगे चलते हैं कि इसे अब देखिए वर्ण के भेद। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के मुख्य रूप से 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। अब देखें कि स्वर किसे कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और स्वर की संख्या कितनी है? हमारी 11 है, यानी कि इन्हें हम अच भी कहते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे स्वर है ना, जैसे अ आ ए उ रे ए ऐ ओ और औ, ये हमारे क्या कहलाते हैं? हम इनकी अच भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अच, ठीक है। और नीचे देखो हलंत भी लगा है, लेकिन हम इनको किस में पढ़ते हैं? संस्कृत में पढ़ते हैं। हिंदी में हमारा ये प्रयोग बहुत कम होता है, ठीक है। इनके उच्चारण में हवा मुख से बिना रुकावट के बाहर निकलती है। इनकी ये संख्या में कितने हैं? हमारे 11 हैं। तो ये हमारे कौन कौन से हैं? अ आ ए ओ रे ए ऐ ओ और औ। इसके बाद बात आती है आगे स्वर के भेद। चरण में लगने वाले समय यानी कि मात्रा के अनुसार स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपके प्लुत स्वर। तो बहुत आसान है कि जितने भी इसमें बिना उसके हैं, देखो अ ई और उ और रे, ठीक है। तो जिसमें आप देखो कि जिसमें मात्रा नहीं है या जिसमें आ का वो डंडा नहीं है, तो उसमें छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और री, ये केवल हमारे क्या हैं? ये हमारे केवल ह्रस्व स्वर हैं। और ह्रस्व स्वर उनको कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, वे हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ठीक। अगला है दीर्घ स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। अब देखिए आपने ये ओलम लिख ली पूरी, आपने स्वर लिख लिए, तो बहुत आसान तरीका है कि हम इसको ह्रस्व स्वर को और दीर्घ स्वर को हम कैसे अंतर कर सकते हैं कि जिनके भी ऊपर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, ये जो है हमारे क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। अब है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग जो है वो एक तरह से विलुप्त हो गया है, यानी कि हम इसका प्रयोग अब हिंदी में नहीं करते हैं। पहले होता था, संस्कृत वगैरह में तो होता है, लेकिन हिंदी में अब इसका प्रयोग नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना यानी कि 3 मात्रा का समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका चिन्ह क्या है? एस जैसा आपको साइन नज़र आएगा, यानी कि जब किसी हिंदी प्रयोग में या संस्कृत में आपने देखा हो कि किसी शब्द का उच्चारण करते समय हमें लंबे समय तक जाना हो, थोड़ा सा लंबा हमें खींचना होता है, तो हम उसको एस के साइन से प्रकट करते हैं। यानी कि एस मतलब जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है कि बहुत थोड़ा सा लंबा खींचना। किसी भी ध्वनि को जब लंबी खींची जाती है तो वहाँ पर प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। लेकिन इसका प्रयोग अधिकतर कहाँ होता है? संस्कृत के श्लोकों में अधिक इसका प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में इसका प्रयोग विलुप्त हो चुका है।